नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 30 साल में 50 साल से कम उम्र के लोगों में 80% तक की वृद्धि हुई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑन्कोलॉजी की स्टडी में यह सच सामने आया है। स्टडी में भारत सहित 204 देशों को शामिल किया गया। इस दौरान ब्रेस्ट, नाक और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में तेजी देखी गई है। ऐसे में आज हम विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में कैंसर के बढ़ते मामलों की चर्चा करेंगे, इनकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे, इससे पार पाने के उपायों पर भी करेंगे एक्सपर्ट से बातचीत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते मामलों ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यानी BMJ ऑन्कोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 30 साल में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। ग्लोबल लेवल पर ये बढ़ोतरी 79% की है। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। स्टडी के मुताबिक 1990 में जहां दुनिया भर में कैंसर के कुल मामले 18.25 लाख के करीब थे, जो 2019 तक बढ़कर 38 लाख हो गए। इस दौरान इस बीमारी से होने वाली मौत में भी 28% की बढ़ोतरी देखी गई। BMJ ऑन्कोलॉजी की एक स्टडी में भारत सहित 204 देशों और 29 प्रकार के कैंसर को कवर किया गया। डॉक्टर्स की माने तो पहले बीमारी के प्रति लोगों में आई जागरूकता और जांच की उपलब्धता के चलते कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। स्टडी में ये भी कहा गया है कि 2019 में प्रारंभिक जांच के चलते 50 साल से कम उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाधिक मामले देखने को मिले। लेकिन अगर पिछले 30 साल की बात करें तो करीब 2.25% की सालाना बढ़ोतरी के साथ नाक से संबंधित और प्रोस्टेट कैंसर के मामले सर्वाधिक आए। कैंसर से जुड़ी ये स्टडी भारत के लिए भी अलार्मिंग है। इससे पहले ICMR भी इसी साल मार्च में आगाह कर चुका है कि 2025 तक देश में कैंसर के मामलों में 13.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। देश भर में 2020 में कैंसर के कुल मामले जहां 14 लाख के करीब थे, जो 2022 में बढ़कर 14,60,000 हो गए। ICMR के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय कैंसर के पाए गए। बेंगलुरु के ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च यानी ICMR NCDIR के मुताबिक 4 साल की उम्र के बच्चों में लिम्फोइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड से जुड़े कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। आखिर कैंसर क्यों डरावनी शक्ल लेता जा रहा है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल खराब खान पान, तंबाकू, स्मोकिंग और फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी इसकी एक बड़ी वजह तो है ही, साथ ही बढ़ता प्रदूषण भी इसकी एक बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। डॉक्टर उमा डांगी हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर उमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत रतन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पार्क हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर रजत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर उमा, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा मैम। ये नंबर्स आपको चौंका रहे हैं, बिलो 50 कैंसर, तो ये डेफिनेटली अलार्मिंग है कि इतना बढ़ रहा है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी चेंज हुई है। आप देखेंगे कि पहले स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो स्त्रियों में शादियां जल्दी होती थी, बच्चे जल्दी होते थे। अभी स्त्रियां भी बाहर निकलती हैं काम के लिए, शादियां लेट हो रही है, सिंगल चाइल्ड का काफ़ी फैमिलीज़ में ये है। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली देयर इज़ एन इंक्रीज। बहुत सारी रीजंस हैं कैंसर की मात्रा बढ़ने के लिए। पोल्यूशन एक चीज़ है, जैसे पहले बताया कि बैड हैबिट्स यानी कि जो अपनी रहन सहन थी है, जैसे कि स्मोकिंग, आजकल के बच्चे भी स्मोकिंग में कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल हम लोग इतना सारा देखते हैं। तो टोबैको यूजेज, स्मोकिंग, ऑल ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं आई थिंक इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर के लिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर रजत, एक थ्योरी ये भी कहती है सर कि क्योंकि स्क्रीनिंग अब ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग अब डायग्नोस हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों की मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए भी हम कैंसर जैसी बीमारियों के मामलों में सर्च देखते हैं। तो ये रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है या सर ये बीमारी ही ज़्यादा फैल रही है?
देखिए डेफिनेटली इट्स ये दोनों कारणों की वजह से है। बीमारी की रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। हमारे पास आज नई-नई तकनीकें हैं, जिससे हम डिज़ीज़ को पता लगा सकते हैं। हमारी जो कैंसर रजिस्ट्रीज़ हैं, वो इस टाइम पे चारों तरफ फैली हुई हैं, देश-विदेश में, और वो हमें ज़्यादा कैंसर केसेज़ डिटेक्ट करके हमारे डेटाबेस में लाते हैं। तो डेफिनेटली अब थोड़ा-सा हिस्सा इसका इस वजह से भी है क्योंकि हम कैंसर डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं और हमारा रिकॉर्ड कीपिंग भी काफ़ी बेहतर हुआ है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कैंसर के केसेज़ बढ़े हैं पर पॉपुलेशन। हम भी अपने क्लिनिक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने भी देखा है कि यंग पेशेंट्स स्पेशली जिनको कैंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, स्पेशली ब्रेस्ट, कोलन कैंसर। हम एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगा तो मेरे पास एक 24 साल की मीना है, एक 22 साल का लड़का है जिसे कोलन कैंसर है। तो ये चीज़ें हम पहले बहुत कम देखा करते थे, बड़ी रेयर होती हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी आम हो गई हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, दोनों चीज़ें इसमें हमें बता रही हैं कि कैंसर के एक तो डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है, हमारी रजिस्ट्रीज भी हैं, वो भी हमें बता के दे रही हैं कि हाँ, इतने-इतने कैंसर के केसेज़ हैं, जो पहले इतना नहीं होता था। प्लस ऑब्वियसली कैंसर के जो केसेज़ भी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी बढ़ रहे हैं, जैसे मैडम ने बताया। बिल्कुल। ये दोनों तस्वीरें हैं। इसका आंसर जी। इन दोनों जो संभावनाएं हैं उसमें छुपा हुआ है। एक तो केसेस भी बढ़ रहे हैं और दूसरा रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर समीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समीर, आपको क्या लगता है ये जो 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के मामलों का बढ़ना, हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एक ज़माने में जब कहा जाता था कि कैंसर लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं, कैंसर हो गया तो जीवन ख़त्म, कम से कम उस मनोदशा से हम आगे बढ़ चुके हैं, उस अवधारणा से आगे बढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है, यदि समय पर डिटेक्शन हो जाए तो फिर जान भी बच जा रही है। इनफैक्ट लोग कैंसर के साथ भी एक नॉर्मल लाइफ जी ले रहे हैं। तो वो तो हमने एक उपलब्धि के तौर पर हमारे साथ है, लेकिन कैंसर का डायग्नोस हो जाना ये अपने आप में अच्छे खासे परिवारों को तोड़ देता है, मानसिक रूप से भी और फिनेंशियली भी। क्या पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है? सरकारों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अब जो बदलाव हमने देखा है, अगर पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड देखें हम, और ये जो मामले भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर पिछले 20 साल में देखें, तो मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, क्योंकि जैसा अभी बताया भी कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पे देखें तो प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर अभी कुछ चल रही है स्कीम। जैसे कि अगर हम इंडिया की भी बात करें तो 3 जो कॉमन कैंसर है, जैसे ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम के अंडर, उसमें 30 साल से उम्र के जो अधिक के लोग हैं, उनको टारगेट किया गया है और उनके ऊपर ये स्क्रीनिंग वाला प्लान चल रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात, देखिए अभी जो आईसीएमआर का एक डेटा आया था, वो डेटा शो कर रहा था कि 7 तरह के जो कॉमन कैंसर्स हैं, उनका अप्रोक्सीमेटली 40% के करीब ओवरऑल कैंसर में कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपका ब्रेस्ट हो गया, इसोफेगस, माउथ, स्टमक, लिवर, सर्वाइकल कैंसर, ये सब इस तरह के कैंसर। एक यहाँ पे अगर हम इंडिया में भी देखें हमारी पॉपुलेशन वाइज, तो डेमोग्राफिकली कुछ वेरिएशंस भी है इसके अंदर। अगर हम रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर भी देखें, तो अर्बन एरियाज के अंदर अभी भी प्रिविलेंस ज्यादा है, जिसमें काफी सारे और फैक्टर्स आ गए। जैसे हम ओवरऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर लें, फूड हैबिट्स की बात कर लें, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है। एक चीज यहाँ पर और भी है, अगर एक इस तरह का ट्रेंड देखें हमारा, अगर आप ये देखिए कि जो माउंटेन वाले एरिया हैं, लेह लद्दाख की बात करें, तो वहां की अगर हम फूड हैबिट्स को लेकर चलें ज्यादातर, तो वहां पर जिस तरह का खाना, पैकेज्ड फूड जो है काफी ज्यादा, रेड मीट का सेवन काफी ज्यादा, तो वहां पर जो कैंसर है वो आप ये देखिए इसोफेगस, स्टमक, इस तरह के कैंसर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो डाइट का, ओवरऑल लाइफस्टाइल का इस चीज से शो होता है कि आपका काफी डायरेक्ट रोल यहाँ पर प्ले हो जाता है। रही बात, जैसे हम गवर्नमेंट के स्तर पे तो बात कर रहे हैं, देखिए कुछ कैंसर हैं ऐसे जो स्क्रीनेबल हैं, जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी भी अवेयरनेस की मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी हम देखें जहां पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पर भी
काफी हद तक लोग लेट ही पहुंचते हैं, थर्ड या फोर्थ स्टेज पर। और बहुत सारे अगर हम देखें तो इंसिडेंटल फाइंडिंग, कि वो कुछ और जांच कराने आते हैं और पता लगता है उनको कि कैंसर है, कार्सिनोमा है। तो ये सब चीजें आई थिंक मुझे इनको समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं दीपक जी, इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी यंग लोगों में सारे बढ़ ही रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हमेशा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, और सेम इनके अंदर कैंसर भी यंग लोगों के अंदर काफी राइज हो रहा है, जो कि काफी अलार्मिंग है। ये आपने थोड़ा सा जो कुछ डेटा के साथ फैक्ट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर पहलू को समझना। डॉक्टर उमा, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल या कहें कि हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्सपोजर टू द कार्सिनोजेंस है वो ज़्यादा हो रहा है। हमारा कार्सिनोजेंस की तरफ हम लोगों का एक्सपोजर हर तरफ से है। मतलब राइट फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के से भी हम ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो जिसमें एयर पॉल्यूट्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स थोड़ा बहुत हम जिक्र कर ही रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन। ऐसा लग रहा है कुछ हैजार्डस ऑक्यूपेशन अभी भी हैं हिंदुस्तान में जो जिनसे हम बाहर नहीं उभर पाए हैं। कुछ पॉकेट्स में केमिकल एक्सपोजर भी हैं, उनसे भी अब हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये जो इतना कार्सिनोजेंस के प्रति हम लोगों का एक्सपोजर है, क्या ये भारतीयों को ज्यादा संवेदनशील बनाता है, ज्यादा वल्नरेबल बनाता है कैंसर के लिए? कितना इंपॉर्टेंट है कार्सिनोजेंस के प्रति जो हमारा एक्सपोजर है एक आम भारतीय का, उसको समझना? नहीं, ये तो आपने बहुत पते की बात कही है कि ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कार्सिनोजन एक्सपोजर जो है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से कैंसर होने की रिस्क बढ़ती है शरीर में। एवरेज पोल्यूशन, अगर आप रास्ते पे भी जाए तो इतना सारा पोल्यूशन है, केमिकल फैक्ट्रीज जो अपना जो एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें भी पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें भी कार्सिनोजेंस है। तो बहुत सारी तरफ से वी आर एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस, और ये एक रीज़न है डेफिनेटली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। लेकिन इसमें हमारे तरफ हम भी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग तो हम खुद धूम्रपान करना एक चीज है, हम अगर पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान करते हैं तो जो पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, यानी कि जो अपने साथ सिर्फ खड़ा है या हमारे से बात कर रहा है, उसको भी हम वो जो हानिकारक स्मोक है उसका एक्सपोजर कर रहे हैं। तो हम लोग को भी, आई थिंक हम लोग को भी समझना चाहिए कि ये जो बैड हैबिट्स है, ये जो खराब आदतें हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें तो बेटर है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो आई थिंक धीरे धीरे ये कार्सिनोजन एक्सपोजर जो हमारा हो रहा है ये भी धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर रजित, कई बार ये भी कहा जाता है दो फैक्टर कैंसर को लेकर बड़े प्रचलित हैं। अभी इसको आप धारणा भी कह सकते हैं, इसको मिथ या भ्रम भी कह सकते हैं। एक किसाब जिसकी फैमिली ट्री में कभी कैंसर हुआ हो तो उन्हीं फैमिलीज में कैंसर होने का खतरा भी होता है। दूर दूर तक हमारी फैमिली में कोई कैंसर नहीं है तो हमको भी नहीं होगा, ये पहला मिथ। दूसरा कि साहब हार्मोनल फैक्टर्स जो होते हैं, ख़ास तौर से ओबेसिटी या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं, वो शायद इन्फ्लुएंस कर लें कैंसर के रिस्क को। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर के रूप में कहा जाता है कि एस्ट्रोजन, शायद एक्सेस एस्ट्रोजन है, वो लिंक्ड है आपके ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर से। ये धारणाएं जो हैं लोग पहले से पाल के रखते हैं और फिर इसके इर्द गिर्द अपना लाइफस्टाइल बुनते हैं कि हम तो साहब सेफ जोन में हैं या हम तो बहुत ज़्यादा रिस्क जोन में। ये जो पहले से अपने से लोग जो धारणाएं बना देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या वाकई में ये ऐसा होता है कि हार्मोनल या फिर आपका जो आनुवांशिक स्थिति है वो तय करेगी कि आपको कैंसर होगा या नहीं? देखिए, आपका सही कहना है कि ये सिर्फ धारणाएं हैं और हमें किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके घर परिवार में या फैमिली ट्री में किसी को कैंसर नहीं रहा हो और आपको नहीं होगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट और हमारे जो पूर्वजों का एनवायरनमेंट था वो काफी डिफरेंट है। आपके दादाजी जिस माहौल में पले बढ़े थे, हम उस माहौल में नहीं पले बढ़े, हमारा माहौल एकदम डिफरेंट है। जैसे मैडम ने बताया, कार्सिनोजेनिक एक्सपोजर हमारा एकदम डिफरेंट है। तो ऐसा कई बार पाया गया है कि फैमिली में कैंसर आता है और वो पहला कैंसर होता है। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि फैमिली में जो कैंसर आया है, जो दूर आसपास
किसी और को नहीं था, लेकिन जब आप उसका जेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि ये एक्चुअली में हेरिडिटरी कैंसर था। उसमें कोई ब्राका जीन पॉजिटिव आता है या कोई और जीन पॉजिटिव आता है। हमें भी एज डॉक्टर्स ये सिखाया जाता है कि आप भी कभी भी किसी को फैमिली में कैंसर नहीं है तो उस चीज को आप डिसरिगार्ड करिए एंड सी द पेशेंट एज ही इज। जरूरी नहीं है कि फैमिली में कैंसर नहीं है उसे कैंसर नहीं होगा, लेकिन ये भी कहना सही है कि जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर हुआ है, चाहे उसका एक कोई जेनेटिक लोकस या कोई जीन आइडेंटिफाई हो पाया है या नहीं हो पाया है, उसके आगे परिजनों को, बच्चे को या भाई बहन को कैंसर का रिस्क रिलेटिवली नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ये रही आपके पहले सवाल का जवाब कि जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो या नहीं हो तो आपको नहीं हो सकता, बिल्कुल। चांस हमेशा बना रहता है। पर अगर किसी को है तो आपका चांस डेफिनेटली नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा रहेगा। Absolutely. दूसरा रहा हार्मोनल एस्पेक्ट की बात। हार्मोनल एस्पेक्ट डेफिनेटली एक रोल प्ले करते हैं कैंसर डेवलपमेंट में, स्पेशली जैसे आपने बताया अगर ओबेसिटी है तो ब्रेस्ट और कोलन कैंसर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन। कभी ईस्ट्रोजन से रिलेटेड होती हैं, कभी नहीं होती हैं, पर ये देखा गया है जिनका बीएमआई एक नॉर्मल स्तर से काफी ज्यादा रहता है उनमें उन पॉपुलेशन में कैंसर की मात्रा या इंसिडेंस ज्यादा रहता है। ये हो सकता है आपके खान पान का एक कारण हो, ये हो सकता है आपके अंदर के हार्मोनल चेंजेस का एक कारण हो, कभी कभार मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज रहते हैं, बट जो भी कारण आपका बॉडी मास इंडेक्स या आपके हार्मोन एक्सेस करवाता है वो सारे कारण मिलके आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये हम इसलिए इन लेयर्स में बात कर रहे हैं ताकि एक आम इंसान को रिस्क पता चल पाए, खास तौर से जो यंगर पॉपुलेशन है, क्योंकि हम 50 से कम उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं। याद रखिए, मैं जितनी जानकारी जुटा पाया हूं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे में अक्सर आ ही जाती है। ये बुढ़ापे की बीमारी कही जाती थी एक ज़माने में, लेकिन इसका जो प्रेवलेंस है वो यंगर पॉपुलेशन में जब से होना शुरू हुआ और रैंडमली होना शुरू हुआ, अचानक से डायग्नोस होना शुरू हुआ, स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से रफ्तार इसकी बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय। डॉक्टर भाटी, ये डिले डायग्नोसिस एक ज़माने में इसको तो सबसे बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, रेगुलर टेस्टिंग भी कराने लगे हैं, स्वाभाविक रूप से जो आपने एक्सीडेंटल डायग्नोसिस की बात करी कि कई बार किसी और चीज़ का टेस्ट कराने चले गए, पता कुछ और चला, फिर फर्दर टेस्ट किए तो कैंसर निकला, ये भी कई बार हो जाता है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये डिलेड डायग्नोसिस का इशू जो है वो ख़त्म हो चुका है या अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं डायग्नोसिस को लेकर? नहीं, अभी भी उतने जागरूक नहीं है और अभी भी अपने आप से नहीं कराने आते टेस्ट। कई बार जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको तो इग्नोर करते ही हैं, पर नॉर्मल स्क्रीनिंग भी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है। अगर हम बात करें, आमतौर पे लोग प्रिवेंटिव टेस्ट कराने आते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि कोई भी टेस्ट कराता है अपने प्रिवेंटिव, तो जो एक प्रोसेस है टेस्ट कराने का, वो प्रोसेस ठीक से कई बार लोग क्योंकि अवेयर नहीं होते तो वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि किसी भी तरह की कैंसर स्क्रीनिंग कराने से पहले जरूरी होता है आप किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे, आप डॉक्टर से मिलेंगे, तो वो थोरोली आपका हिस्ट्री लेगा, सब कुछ इवेलुएट, आपकी लाइफस्टाइल देखने के बाद आपकी एज के हिसाब से आपको कोई टेस्ट एडवाइस करेगा कि आपको कैंसर स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है कि नहीं। आमतौर पे देखिए, स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है। स्क्रीनिंग तब करा सकते हैं जब आपको सिम्टम ही नहीं है, आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, आपको स्क्रीनिंग कराना है, उसका तब फायदा है। जैसे मेमोग्राफी जरूरी है, रिकमेंडेड है कि फीमेल्स को 40 की एज के अंदर एक बार मेमोग्राफी टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर जो कि काफी ज्यादा अभी प्रिवेलेंस है, और हमेशा 70% के करीब जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होते हैं वो थर्ड स्टेज के अंदर डिटेक्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो मेमोग्राफी वहां जरूरत है। हाँ देखिए, आपका जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें अभी कंपैरेटिवली थोड़ा ड्रॉप आया है, बट ब्रेस्ट कैंसर बढ़े हैं। वो इसीलिए कि पैप स्मीयर की जो स्क्रीनिंग है अभी वो सरकारी स्तर पे भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो स्क्रीनिंग, यहाँ पर स्क्रीनिंग का रोल आ जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ बाहर अगर हम देखें विदेशों में, तो वहाँ गाइडलाइंस बनी हुई है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडस्कोपी, ये सब होते हैं। तो इस तरह का टूल अवेलेबल है जो अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का जैसा अभी इनिशियल रिपोर्ट में आपने बताया कि वो भी बढ़े हैं।
तो उसको भी हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, PSA टेस्ट, इस तरह के टेस्ट है। लंग कैंसर में भी जैसा स्मोकर की जो पॉपुलेशन है उसमें LDCT चेस्ट, लो डोज CT स्कैन लंग्स का किया जा सकता है, क्योंकि जो टोबैको रिलेटेड केसेस है, बेसिकली पूरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें तो 27% के करीब आपका तंबाकू के सेवन से होता है। हम सिगरेट स्मोकिंग के लिए तो काफी कैंपेन चलाते हैं बात, पर ओवरऑल यहाँ टोबैको की बात आ जाती है, क्योंकि जब तंबाकू की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 13 तरह के कैंसर कॉज करता है। इसके अलावा वो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब चीजें तो कॉज करता ही करता है। इसके अलावा जेनेटिक प्रोफाइलिंग टेस्टिंग भी अवेलेबल है, जैसा हम बता रहे थे कि आपका अगर जेनेटिक प्रिविलेंस है तो उस तरह के टेस्ट भी अवेलेबल है। पर टेस्ट कभी भी अपने आप से कराने का कोई आपको बेनिफिट होगा नहीं जब तक आप किसी एक्सपर्ट से मिलके वो आपकी पूरी हिस्ट्री ना जान ले। तो उसके बाद राइट स्क्रीनिंग और राइट प्रिवेंटिव टेस्ट कराना बेहतर है। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। डॉक्टर उमा, एक सामान्य व्यक्ति को खास तौर से कहा जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद तो आपको रेगुलर टेस्ट कराने होने चाहिए। पर्टिकुलरली अगर कैंसर पर हम फोकस करें, कैंसर से बचाव या राइट टाइम पर उसका डायग्नोस हो जाए, क्या कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या क्या ऐसा करना चाहिए एक आदमी को कि वो समय रहते, पहले तो दूर रहे और नहीं तो समय रहते उसकी पहचान हो जाए? तो दो प्रकार होते हैं इसमें भी, कि एक है कि आप जैसे आप अनुवंशिक कैंसर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई किसकी रिस्क कितनी है। अगर आपको कोई हेरिडिटरी रिस्क है या कोई जेनेटिक फाइंडिंग है तो फिर आपकी जो स्क्रीनिंग है वो अर्लियर एज पे हमको शुरू करनी होती है। अगर आप एवरेज रिस्क पे है तो आपकी स्क्रीनिंग हम थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और PSA की टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर के लिए और कोलोनोस्कोपी कोलन कैंसर के लिए, ये सारी हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्क्रीनिंग के हम हर महीने तो स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, तो स्क्रीनिंग जो करना है उसके बीच में जो पीरियड है उसमें भी कभी कभी कोई लक्षण या कोई सिम्टम आपको समझ में आ सकते हैं। और ये अगर लक्षण आपको दिखे तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तो स्क्रीनिंग करा था और अभी तो मेरे को होना नहीं, सब टेस्ट नेगेटिव थे तो अभी नहीं हो सकता। सो ये जो विजिलेंस है ये थोड़ा हमको भी रखना जरूरी है, पेशेंट्स को रखना जरूरी है। तो इसमें मेन है कि अगर सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स, अगर स्पेशली आप अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हो और अगर कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है, उसकी बायोप्सी लग सकती है। ब्रेस्ट में अगर स्तन में लंप है या गठान है, और महिलाओं में ये गठान जब शुरुआत होती है तब इसमें दर्द नहीं होता, और जब दर्द नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि महिलाएं उसको देखती नहीं या ध्यान नहीं देती क्योंकि दर्द नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स है ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। कोई भी सिम्टम जैसे कि खांसी में खून आना या खांसी या गला बैठ जाना जो एकदम 15 से 20 दिन या महीने से ऊपर अगर ठीक नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट के बावजूद, तो डेफिनेटली इसकी जांच करनी चाहिए, इसका टेस्टिंग होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी कैंसर ऐसा हो तो इसको हम जल्द से जल्द डिटेक्ट करें। तो कोई भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर रजित, और एक चीज़ और है जो मैम ने अभी कही कि एक तो बिल्कुल डरना नहीं, आपको जाके सीधा दिखाना है, और समय पर अगर आपने दिखा दिया तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की, आप जैसे गुणीजनों से, कि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनको मैनेज करना बड़ा कई बार आसान भी हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर ही हमारे पास है, उसका जो सर्वाइवल है, यहाँ तक कि इसको क्योर्ड भी कंसिडर किया जा सकता है कई मामलों में। इसी तरह से थायराइड कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, स्किन कैंसर है कई तरह के जो खासतौर से नॉन मेलानोमा वाले हैं। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत स्लो ग्रोइंग है। तो कैंसर डिटेक्ट भी हो गया, उसके बावजूद उसको अच्छे से मैनेज करके एक लॉन्ग लाइफ जिया जा सकता है, एक नॉर्मल लाइफ। सर, ये भी समझना होगा। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कैंसर के ट्रीटमेंट का। सबसे पहले तो जब भी कैंसर किसी को डिटेक्ट हो तो उसमें ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहला फेज होता है कि मुझे कैंसर नहीं है, ये रिपोर्ट गलत है, और उसी चीज को लेके आप उसे लंबा खींच लेते हैं। कभी कभार हमारे क्लिनिक्स पे भी पेशेंट आते हैं कि 4 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था लेकिन हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमें लगा था नहीं हुआ, फिर हमने ये टेस्ट करवाए। तो सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस जल्दी लें
और जो भी आपको डॉक्टर कहता है उसे जरूर फॉलो करें। आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है कि जो आपका ट्रीटमेंट होता है, अगर अर्ली स्टेज पे आपका ट्रीटमेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि कई मोडालिटीज, कई ट्रीटमेंट आपको जरूरत नहीं पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेस्ट कैंसर लेते हैं, अगर बहुत अर्ली ट्यूमर रहता है और उसके कुछ फेवरेबल फैक्टर्स रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल सर्जरी और लोकल रेडिएशन देके आप उसका हल कर पाएं और आपको कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा टेस्टिकुलर कैंसर है, जो एक टेस्टिस में स्वेलिंग थी, उसकी सर्जरी हो जाए और आगे कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े, आगे बस आप उस पेशेंट को फॉलो पे रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि अर्ली ट्रीटमेंट मीन्स गुड सर्वाइवल, बट अर्ली ट्रीटमेंट से आप कई ऐसी कैंसर के जो इलाज हैं उनसे शायद बच भी सकते हैं, जो नॉर्मली एक स्टेज 3 या स्टेज 4 को मिलना लाजमी और जरूरी रहता है। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी अल्टीमेटली आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरा शब्द, जिसको बहुत ही डरावना शब्द बना दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्वाभाविक रूप से जब तक डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और सही इलाज नहीं था तब तक इस शब्द से डरना भी था। लेकिन अब इस शब्द से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है जागरूकता की। अगर आप जागरूक हैं, सतर्क हैं, कैंसर आपको छुएगा भी नहीं। खुदा ना खास्ता कैंसर आपके जीवन में किसी रूप में प्रवेश कर भी गया तो आराम से उसको मैनेज भी किया जा सकता है और कुछ केसेस में उसको क्योर भी किया जा सकता है। ये हमें बात नहीं भूलनी है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हर कोई इस मामले में सतर्क रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा डांगी, आपने वक्त निकाला मैम। डॉक्टर रजित रतन, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।